बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कि जब प्लेंट फाइल कर दी जाती है तो उसके बाद जवाब दावा जब डिफेंडेंट फाइल करता है तो उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद सेट ऑफ ये होता है कि डिफेंडेंट मतलब एक प्लेंटिफ ने फाइल किया, एक प्लेंट फाइल किया तो कुछ पैसे लेने के लिए कुछ मनी का कुछ डिस्प्यूट था, तो उसके बाद डिफेंडेंट कहता है कि मैं तो इसके पैसे देने ही हैं, प्लेंटिफ ने भी मेरे पैसे देने हैं काफ़ी सारे। तो ये जब काउंटर क्लेम आ जाता है तो उसमें तो उसको सेट ऑफ कहते हैं। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ होता है। इसका ऑर्डर 8 जो है ना CPC का, वो डील करता है इसके साथ। ठीक है। अब जब हम 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना हमने रिटर्न स्टेटमेंट को जमा करानी होती है। समन जब मिल जाता है आफ्टर समन 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना हमें रिटर्न स्टेटमेंट को है ना जवाब देना होता है, जवाब दावा फाइल करना होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका ऑर्डर 8 CPC का रूल 1 to 8 जो है ना वो इसके साथ डील करता है। तो इसमें पहला ये हो गया पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स उसके मैंने समराइज़ करके बता दिए आपको। तो ये ऑर्डर 8 जो है ना CPC का इसके साथ डील करता है, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ के साथ डील करता है। इसमें ये सारा मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ इसको पॉइंट्स कि इसमें आफ्टर समन जो है ना 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हमें जवाब देना होता है रिटर्न स्टेटमेंट का, जब प्लेंट फाइल करा देता है प्लेंटिफ। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमें कुछ चाहिए होती हैं, तो जो नेसेसरी होते हैं। तो उस जैसे खुला का दावा, एक खुला के दावे के साथ निकाहनामा वगैरह लगेगा, ID कार्ड की कॉपी लगेगी। इस तरह से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो साथ अटैच करने पड़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट डिफेंडिंग एनी पॉइंट, ये सारा कुछ लॉ में लिखा हुआ है, तो मैं उसके ना आपको समराइज़ करके ना बता रहा हूँ। ऑर्डर 8 हमने रूल 1 से लेके रूल 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे उसके पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद है अगला पॉइंट है ये कि इफ़ यू आर नॉट डिफेंडिंग एनी पॉइंट और पैराग्राफ देन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यू आर एडमिटिंग द फैक्ट। इसके बाद मैं आपको एक ये सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट आपको मैं ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। तो इसमें जो है ना हमने लिखना होता है एडमिटेड या फिर डिनाइड। ये देखें जी, एडमिटेड है और नीचे आगे कुछ पॉइंट्स में हमें डिनाई करना पड़ता है, ये डिनाइड है। ठीक है। अब ये होता है कि इफ़ यू आर नॉट डिफेंडिंग और डिनाइंग एनी पॉइंट पैराग्राफ देन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यू आर एडमिटिंग द फैक्ट। अगर डिनाई नहीं कर रहे तो कोर्ट समझेगी कि जी आपने एडमिट कर लिया इस पॉइंट को या इस पैराग्राफ को। ठीक है। अब डिनाइल अगर आना है तो वो शुड भी स्पेसिफिक होना है। अब ये नहीं कि एक बंदे ने पैसे देने हैं, कुछ बंदे के 50 लाख देने हैं तो वो कहें नहीं मैंने तो देने ही नहीं भाई इसको, ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देने भाई इसको। तो इसका एक डिनाइल शुड स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए कि पूरा फैक्ट्स बताने चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसके बाद जो है ना डिनाइल शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है। डिफेंडेंट शुड डिनाई थ्रू प्रॉपर आंसर स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना पूरा फैक्ट्स बयान करेगा, तो फिर जो है ना वो डिनाई करेगा। ऐसे एकदम जो है ना कि मैंने नहीं पैसे देने हैं ये वो, इस तरह नहीं हो सकता। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए जो है ना डिनाइल होता है। तो उसके बाद अगर डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास, वो एक्स पार्टी डिक्री भी जारी कर सकती है। अगर जो है जवाब दावा नहीं फाइल करता, एक टाइम पीरियड गुजर गया 30 दिन का, उसके बाद भी अगर टाइम दिया जाता है 10 दिन का, तो फिर भी अगर वो जवाब दावा फाइल नहीं करता जो डिफेंडेंट है, तो फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्स पार्टी डिक्री इसको जारी कर दे। इसलिए जवाब दावा लाजमी फाइल करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है डिफेंडेंट कैन आल्सो क्लेम अमाउंट ऑफ मनी एनीथिंग फ्रॉम प्लेंटिफ कोर्ट देन फ्रेम इशू। अब ये बात है कि जब डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम या सेट ऑफ इसको हम कहते हैं, जब डिफेंडेंट कहता है कि मैंने भी प्लेंटिफ से पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर एक पूरा एक प्रोसीजर चलेगा, इश्यूज़ फ्रेम होंगे दोनों के बारे में कि डिफेंडेंट कहता है और प्लेंटिफ दोनों कह रहे हैं कि हमने दूसरे के पैसे लेने हैं, एक दूसरे से लेने हैं। तो फिर कोर्ट जो है ना फ्रेम करेगी इश्यूज़ के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगी, दोनों की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखी जाएगी। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लेगी कोर्ट तो उसके बाद जो है ना कोर्ट फिर फैसला कर सकती है, क्योंकि पहले फ्रेम इशू होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी,
और फिर उसके बाद कोर्ट डिसीजन करेगी, ठीक है। फॉर सेट ऑफ इट मस्ट बी अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए और लीगल अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि इलीगल अमाउंट ऑफ मनी है उसके बारे में कोर्ट पे चले जाएं कोई, तो उस तरह से जो मनी नहीं होनी चाहिए, लीगल मनी होनी चाहिए और उसका लीगल मनी को जो है ना हमने कोर्ट में लेके जाना है, ठीक है। इलीगल मनी को हम नहीं लेके जा सकते। उसके बाद है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है हर कोर्ट की कि 3 लाख 10 लाख, इस एक जज जो है ना वो इस लाख से इतने लाख से ज़्यादा कोई फैसला नहीं कर सकता। तो कोर्ट की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ना, तो उससे भी जो है ना उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर कोर्ट उस पर जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही, तो इसलिए जो है ना हमें जुरिस्डिक्शन भी देखनी चाहिए और सेम करेक्टर का होना चाहिए। अब उसके बाद जो है ना हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ये एक केस था, तो उसका जो है ना अब यहाँ पे हमने लिखना है इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड फैमिली जज, जो भी जज का नाम होगा, फैमिली जज कोर्ट लाहौर, ठीक है। उसके बाद सूट इन री लिखा होता है, इसका मतलब इन रिगार्ड ऑफ, और फैमिली सूट नंबर, यहाँ पे फैमिली सूट नंबर लगाएंगे। पहले फैमिली सूट नंबर लग चुका होगा उसको, क्योंकि जब हम फाइल करते हैं तो उस वक्त नहीं लगता, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उस वक्त हम यहाँ पे जो उसमें जो भी मुकदमा नंबर होगा तो वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। वाइफ जो है उसकी जो भी बीवी का नाम है और हस्बैंड का जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फुल रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है। अब इसके नीचे जो है ना हम ये भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख दें हम कि किस के बारे में जो है ना हम इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, और यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसको इस तरह कर सकते हैं हम कि इस सूट का जो है ना हम कर रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं इस सूट की, ठीक है। अब ये तो मैं जो है ना आपको सारे पहले ये प्लेंट जो है ना आप देख लेंगे, खुला के केस की जो प्लेंट है ये खुला के लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो अब मैं उसको जो उसको प्लेंट में एक पैराग्राफ था, उसी पैराग्राफ को ना यहाँ पे मैं उसका रिटन स्टेटमेंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए ईजी हो जाए। अब बीवी ने कहा था दैट द प्लेंटिफ जो खामद है एंड द डिफेंडेंट एंटर्ड इन बॉन्ड टू मैरिज in the 2016 according to the Muslim rights and Sharia the dower amount fixed ₹75,000 and still outstanding against the defendant। हक महर 75,000 रुपये था, वो दे दिया गया और मुस्लिम राइट्स के मुताबिक जो है ना वो शादी हुई थी। अब पैराग्राफ नंबर 1 उसका जवाब दे रहा है, डिफेंडेंट दे रहा है कि एडमिटेड, हाँ जी हम इसको एडमिट करते हैं कि 75,000 रुपये की एवज शादी हुई थी हक महर के, और ये जो है ना हम फ्रॉम डॉवर था वो जो कि दे दिया गया था। इस फैक्ट को जो एडमिट कर रहा है वो। अब दूसरा जो है प्लेंट में बीवी ने कहा था दैट आफ्टर द मैरिज द एटीट्यूड ऑफ द डिफेंडेंट बिकेम वेरी हार्श एंड क्रूअल टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। द डिफेंडेंट आल्सो कंसील्ड द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, ही आल्सो हैड 2 daughters एंड 1 son फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज, ठीक है। ये बीवी ने प्लेंट में दावा किया था। उसका रिटन स्टेटमेंट जवाब दे रहा है हस्बैंड। पैरा नंबर 2 इज़ नॉट एडमिटेड एज स्टेटेड द फैक्ट एज दैट नाइदर द डिफेंडेंट इज प्रीवियसली मैरिड नॉर ही वाज क्रूअल और हार्श टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ना उसने शादी की है ना वो हार्श होता है बीवी की तरफ से। रादर ही वाज वेरी काइंड एंड शोड हिज लव टू प्लेंटिफ बट शी डिडंट केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब ये है कि बीवी अब जो हस्बैंड है वो ये कह रहा है कि ना मैंने शादी की है ना मैंने उसको मारा है, मैं तो उसके साथ बहुत प्यार करता था, तो उसने कभी इस चीज़ की परवाह ही नहीं की, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ जवाब हो गया। अब तीसरे पैराग्राफ में बीवी ने कहा था प्लेंट में कि दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द डिफेंडेंट बिकेम क्रूअल एंड हार्श। द प्लेंटिफ वाज आल्सो विक्टिम डोमेस्टिक वायलेंस। The plaintiff was also a victim of domestic violence and mental torture. The plaintiff tried her level best to save this marriage bond, but she failed to do so due to the uncooperative behavior of the defendant. Domestic violence करता था वो, मारता पीटता था, और उसने बहुत कोशिश की बीवी ने कि ये प्लेंटिफ में बीवी कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की है
कि इस मैरिज को बचाया जाए, लेकिन मैं नहीं बचा सकती, लेकिन क्योंकि उसका अनकोऑपरेटिव बिहेवियर था तो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में हस्बैंड जवाब दे रहे हैं, पैरा नंबर 3 वेहेंटली डिनाइड करता हूँ इसको। देयर हैज़ बीन गुड रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट एज बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। हम दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। द डिफेंडेंट नेवर विक्टिमाइज्ड द प्लेंटिफ एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद प्लेंटिफ, और ये प्लेंटिफ के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 4th पॉइंट है दैट इट इज़ आल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द डिफेंडेंट हैज़ बैडली फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ इन द पास्ट 4 years, और पास्ट 4 सालों से उसने मेंटेनेंस में फेल है, वो मेंटेनेंस नहीं कर दे रहा। वो द डिफेंडेंट नेवर हैड अ जॉब और बिजनेस थ्रू आउट लाइफ, उसने ना कोई ज़िंदगी में कोई काम किया है, ना कोई जॉब की है, ना कोई बिजनेस किया है। ये बीवी कह रही है प्लेंट में। उसका रिटर्न स्टेटमेंट अभी हस्बैंड देगा। द डिफेंडेंट सोल्ड द ज्वेलरी टाइम टू टाइम, उसने ज्वेलरी भी बेच दी और अपने घर के बीवी कहता है कि मैं अपने घर वालों से मनी लेके आओ, पैसे लेके आओ। उसका जवाब दे रहा है हस्बैंड, पैरा नंबर 4 इज़ डिनाइड विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। द डिफेंडेंट हैज़ अ गुड business provided plaintiff with mouthful necessities of life. It is intention of plaintiff to get rid of defendant. This is the reason plaintiff is making such fabricated story. वो उससे जान छुड़ाना चाह रही है बीवी जो है ना इसमें से, इसलिए घड़ी स्टोरी जो है ना वो फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है ना वो बना रही है, क्योंकि वो रहना नहीं चाह रही इसके पास। उसके बाद प्लेंटिफ यानी कि वाइफ ने कहा था दैट द प्लेंटिफ लेफ्ट विद नो चॉइस एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर हरसेल्फ, उसने अपने आप से खुद ही काम करना शुरू कर दिया, उसका कोई चॉइस नहीं छोड़ेगी प्लेंटिफ ने। प्लेंटिफ के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो खुद काम करे। खुद लास्ट 4 years प्लेंटिफ अर्निंग इन ऑर्डर टू लिव हैप्पी मैरिड लाइफ, और 4 साल से वो हैप्पी मैरिड लाइफ करने के लिए खुद अर्निंग कर रही है। द डिफेंडेंट नेवर प्रोवाइडेड एंड सिंगल पेनी ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस, और उसने 4 सालों में कोई पैसा नहीं दिया उसको मेंटेनेंस में, उसके रेंट हाउस, ग्रोसरीज, बोर्डिंग, सारा कुछ जो है ना वो ये कर रही है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट में उसका हस्बैंड जवाब दे रहा है, पैराग्राफ नंबर 5 इज़ नॉट एडमिटेड एज स्टेटेड। द प्लेंटिफ इज़ नॉट वर्किंग, जो प्लेंटिफ यानी बीवी जो है वो वर्क नहीं कर रही, रादर शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के घर रह रही है, और उसके पेरेंट्स आर कंपेलिंग द प्लेंटिफ टू गेट खुला फ्रॉम डिफेंडेंट, उसको कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो खुला ले ले डिफेंडेंट से। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ का ये जवाब दिया है इसने। उसके बाद प्लेंट में कहा था बीवी ने दैट ऑन द 20th December द डिफेंडेंट हैज़ बीटन द प्लेंटिफ इनह्यूमनली एंड टर्न हर आउट ऑफ हिज हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट। द प्लेंटिफ कॉल्ड द ब्रदर ऑफ द डिफेंडेंट हु इमीडिएटली केम एंड रेस्क्यूड द प्लेंटिफ। द ब्रदर ऑफ द डिफेंडेंट स्टेड till morning in order to save the plaintiff. Very next morning, a plaintiff's brother and sister came to take her in their home. ठीक है, मतलब ये हुआ कि 20 दिसंबर को इसके शौहर ने इसको मार के घर से निकाल दिया। फिर उसने अपने जो डिफेंडेंट के भाई था उसको कॉल की, तो वो आ गया, उस आगे रहा, सुलह सफाई कराता रहा। सुबह आया तो लड़की के बहन भाई आके उसको ले गए। तो इसका जवाब दिया जी ये डिनाइड है, ऐसा हुआ ही नहीं, पूरा फैक्ट हुआ ही नहीं। तो अगला पॉइंट है प्लेंट में उसने कहा था बीवी ने कि दैट डिफेंडेंट हैज़ बैडली फेल्ड टू परफॉर्म हिज मैरिटल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस विद द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट डिड नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ, कि अपनी अज़दवाजी ड्यूटियाँ जो है पूरी करने में नाकाम रहा है और उसने कभी मेंटेनेंस वगैरह नहीं दी। ये सारा कुछ इस तरह से उसका फिर जवाब दे रहा है डिनाइड बीइंग इनकरेक्ट, ये ठीक नहीं है। द डिफेंडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर हैज़ बीन गिविंग गिफ्ट्स एंड मनी टू द प्लेंटिफ ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इसको डिफरेंट ओकेजन्स में जो है ना गिफ्ट भी दिए हैं हस्बैंड के घर वालों ने, यानी कि मेरे घर वालों ने जो जवाब दावा दे रहा है। हस्बैंड कह रहा है कि मेरे घर वालों ने बीवी को काफ़ी गिफ्ट भी दिए हैं और हमने इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, डिफरेंट ओकेजन में इसको पैसे दिए हैं हमने, और इसको प्रोवाइडिंग भी मेंटेनेंस भी देते रहे हैं। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, क्वेश्चन ही नहीं बनता कि हमने इसको मेंटेनेंस नहीं दी। ठीक है, ये काफ़ी सारे होते हैं पॉइंट्स हैं, तो ये आगे हम डिस्कस करते जाते हैं इसको। तो उसके बाद अगर इसने कहा था कि द प्लेंटिफ हैज़ नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग हेटेड इन हर हार्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड शी कैन नॉट लिव विद हिम एज ए वाइफ विद इन द लिमिट।
प्रेस्क्राइब बाय द अल्लाह अलमाइटी। तो अब बीवी कह रही है कि मुझे इससे शदीद नफ़रत हो गई है, तो मैं इसके साथ नहीं रहती, अल्लाह की हदूद का यूथ में मैं इसके साथ निकाह में बंधन के नहीं बंध के रह सकती, मैं इसलिए इससे आज़ादी चाहती हूँ और खुला चाहिए मुझे। ठीक है। उसके बाद जो है इसका जवाब देता है कि पैरा नंबर 8 इज़ नॉट एडमिटेड। द प्लेंटिफ हैज़ गॉट नो जस्टिफिकेशन आस्किंग द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। प्लेंटिफ इज़ बीइंग प्लेड इन द हैंड्स ऑफ फैमिली मेम्बर बिकॉज द फैमिली मेम्बर ऑफ द प्लेंटिफ डज नॉट लाइक द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ के जो घर वाले हैं वो उनके हाथों में खेल रही है, तो क्योंकि वो डिफेंडेंट को पसंद नहीं करते और वो कह रहे हैं कि इससे खुला ले लो। तो अब ये सारी वजह है जैसे जो इसका कह रही है कि मुझे नफ़रत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसका ये जवाब दे रहा है हस्बैंड जवाब दावा में। उसके बाद है द प्लेंटिफ सीक्स रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस, क्रूअल्टी, मेंटल टॉर्चर ऑन द एंड ऑन द बेसिस ऑफ खुला फॉर विच शी इज़ रेडी टू फॉरगो हर डॉवर। उसमें आगे फिर ये कह रही है कि मुझे जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए, क्योंकि इसने ये मेंटेनेंस भी कभी नहीं दी, जालिम भी है, मेंटल टॉर्चर भी करता है, मारता है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ खुला ये अपने जो है ना डॉवर भी छोड़ने को तैयार है। हस्बैंड जवाब दे रहा है जवाब दावा में। पैराग्राफ नंबर 9 इज़ नॉट एडमिटेड एज स्टेटेड। ऑल द स्टोरी नरेटेड बाय प्लेंटिफ इज़ फॉल्स एंड कनेक्टेड, हेंस द ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस फैक्ट प्लेंटिफ कैन नॉट ग्रांटेड विद खुला। तो ये सारी स्टोरी जो है ना इसकी झूठ है, इस बेस पे इसको खुला नहीं ग्रांट की जा सकती। तो उसके बाद अगला पॉइंट उसने कहा था दैट द कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड टू द प्लेंटिफ फर्स्टली व्हेन द डिफेंडेंट टर्न द प्लेंटिफ आउट हिज हाउस। जब उसने पहला कॉज ऑफ एक्शन अकर हुआ जब उसने घर से निकाल दिया, पहले ऊपर बताया था आपको, पहले सारे फैक्ट्स आएंगे, फिर कॉज ऑफ एक्शन आएगा, उसके बाद जो है वो जुरिस्डिक्शन आएगा और फिर कोर्ट फीस आएगा। तो हमने सारे ऊपर फैक्ट्स बयान कर दिए हैं। तो उसके बाद जो है अब ये कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ जब उस पहले उसने पहले घर से निकाल दिया, और सेकेंडली वीक एगो व्हेन ही रिफ्यूज़ टू मेंटेन हर एंड रिफ्यूज़ टू हैव कॉन्टैक्ट विद हर। उसने मेंटेन और रिफ्यूज़ करने से ही इनकार कर दिया और कॉन्टैक्ट करने से भी इनकार कर दिया। तो अब इसका जवाब दे रहा है कि ये डिनाइड है, ऐसा हुआ ही नहीं। तो उसके बाद अगला पैराग्राफ है जो जुरिस्डिक्शन वाला आ रहा है कि द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड इन प्लेंटिफ एट लाहौर, द पार्टीज आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर, हैंस दिस कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन एंड ट्राई टू एंटरटेन द प्रेजेंट सूट। तो अब ये कह रहा है कि दोनों लाहौर के रहने वाले थे, ये लीगल है, इसको हम मानते हैं। ठीक है। आगे है कि दैट द अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस हैज़ बीन अफिक्स्ड। तो उसके बाद ये कह रहा है ये लीगल है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबव इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस खुला में ग्रेशियसली से भी डिसमिस्ड, इसको डिसमिस किया जाए, एंड द डिक्री ऑफ कंजुगल राइट इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट में काइंडली भी ग्रांटेड। और हकूक़ ज़ानशोई की जो डिग्री जो है ना वो डिफेंडेंट के हक़ में जारी की जाए, ताकि बीवी को भेजा जाए उसके खामन के पास कि वो उसको ज्वाइन करे अपने हस्बैंड को। तो इसका भी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो इसकी डिटेल जो है ना आप उसमें लेक्चर में देख लेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसका कंप्लीट लेक्चर भी वो आप देख लीजिएगा। ये तब होता है कि जब बीवी लड़के चली जाए और हस्बैंड जो है ना केस करता है फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, कि मेरी बीवी को कहा जाए कि वो आके हस्बैंड को ज्वाइन करे। ठीक है। तो उसके बाद डिफेंडेंट थ्रू काउंसिल एडवोकेट हाई कोर्ट का नाम आ जाएगा। तो ये सारा कुछ था जो है जवाब दावा में हम लिखते हैं, जो भी जो पॉइंट्स उसने लिखे थे प्लेंट में, तो उसका जो है ना हमने जो पॉइंट्स एडमिट होने वाले हैं तो उसको एडमिट कर लेंगे, बाकी जो डिनाई होने वाले हैं वो हम डिनाई कर देंगे। जैसे अब इसमें शादी हुई थी और 75,000 रुपये हक महर था, तो वो इसने एडमिट कर लिया। तो बाकी जितने भी पॉइंट्स थे उसमें कुछ एडमिट वाले करने वाले होते तो वो लाजमी एडमिट कर लेता। अब इसमें सारे डिनाई करने वाले पॉइंट्स थे तो इसने सारों को डिनाई किया, और बाकी जो लीगल था पॉइंट वो लीगल उसको मान लिया गया। जैसे कि ये था कॉज ऑफ इसका जुरिस्डिक्शन का और कोर्ट फीस का, तो ये लीगल थे तो इसको मानना पड़ा। तो बाकी सारे जो है ना वो उसका इल्ज़ाम लगाए गए थे। इसमें होता यही है, बीवी इल्ज़ाम लगाती है काफ़ी सारे हस्बैंड पे, तभी जो है ना उसको फिर खुला मिलती है। तो फिर इस तरह से जो है ना ये हस्बैंड जो है ना जवाब दावा फ़ाइल कर सकता है, और जो भी जवाब दावा फ़ाइल करना तो उसका यही तरीका होगा
एडमिटेड और डिनाइड, इस तरह से ये जो है ना हर जवाब दावा फाइल किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।